स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर रेस्पिरेशन क्या होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, उसका हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। सो टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन and all of the summary of upcoming lectures as well as reactions. स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन से सिंपली ये मुराद है वो वाली रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन का मौजूद होना जरूरी है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि दो तरह की रेस्पिरेशंस होती हैं, एक ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स सेलुलर रेस्पिरेशन को ही डील करता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द साइट फॉर दिस एरोबिक रेस्पिरेशन? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी डिटेल, पूरा स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन पढ़ा। So as we know, by the structure of the mitochondria, this is made up of two membranes, a double membranous organelle. This is the outer membrane in blue color, and you know this outer membrane is smooth membrane. चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ओवल शेप, लिमेलर शेप, ये इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है जिसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन एक स्मूथ मेम्ब्रेन है, मतलब उसमें कोई फोल्ड वगैरह मौजूद नहीं है। और ये आप जानते हैं, ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स बनाती है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में इसकी डिटेल पढ़ी है। ये फोल्ड्स क्या कहलाते हैं? सिंगल को क्रिस्टा कहेंगे, अगर सबको मिला के बोलेंगे क्रिस्टी। सो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मिंग फोल्ड्स, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। दिस इज द ग्राउंड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इनर साइड, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन है, और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड इनटू अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एटीपी। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसे एटीपी कहा जाता है, इसमें ट्रांसफर किया जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ a lot of enzymes inside the mitochondria, we can say all of this is done with the battery of enzymes. Battery of enzyme का वर्ड आपके लिटरेचर ने यूज किया है स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है काफी सारे एंजाइम, a variety of enzyme. So if all of this cellular respiration, formation of ATP using many enzyme takes place in the mitochondria, so the mitochondria are the ultimate source of ATP formation, so that we can say these are powerhouses of the cell. और ये टाइटल आप बड़े आसान तरीके से, अच्छे तरीके से जानते हैं और काफी मर्तबा ये चीज आप सुन चुके हैं। सो ATP बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है? हमें अगर न्यूक्लियोटाइड का जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर मालूम है तो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर राइबोज शुगर, इसके अंदर एडेनिन और इसके अंदर 3 फास्फेट मौजूद हैं। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली एटीपी से एब्रीवेट किया जाता है, जिसमें ये जो सिंगल फास्फेट लिखा होता है, यानी एटीपी के अंदर आप देखें तो एक ही फास्फेट हम लिखते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ ऑल ऑफ द 3 फास्फेट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इन तीनों का नुमाइंदा है, तीनों की नुमाइंदगी करता है। सो द बॉन्ड्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइनिंग ऑफ फास्फेट विद राइबोज, एक्चुअली दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, इसलिए एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है
और अगर एटीपी का आखिरी फास्फेट यानी टर्मिनल फास्फेट रिमूव किया जाए इन अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी, जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती, दैट इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी। यानी कि एटीपी जो है उसका अगर टर्मिनल फास्फेट, वो जो तीसरा फास्फेट है, आखिरी फास्फेट है, वो उतरता है, रिमूव होता है, अगर एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो तो इससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरी। एंड रिमेंबर दैट ये सारा काम कहां पे हो रहा है? व्हाट इज द साइट? अगेन माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस एटीपी having a lot of energy, where this energy is utilized, this is the question. Students, ये source of energy कई एक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है, यानी कंप्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस, कंप्लेक्सेस को बनाना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को मिला के कंप्लेक्सेस को बनाते चले जाना। सो द सिंथेसिस ऑफ कंप्लेक्सेस मॉलिक्यूल रिक्वायर्स एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आती है? इसी से आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है अगर सेल में, आप लोग जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अ बल्क मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल डन वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या चाहिए? ये एनर्जी चाहिए और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। मस्कुलर कंट्रैक्शन, आप लोग बड़ी डिटेल से जानते हैं कि हमारे मसल्स जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी चाहिए और वो कहां से प्रोवाइड की जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। नर्व इंपल्सेस जो आ जा रहे होते हैं, नर्व की कंडक्शंस जितनी होती हैं उसके अंदर भी एनर्जी चाहिए और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए प्रोवाइड की जाती है। सो एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और सेल में होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट प्रोसेस में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। So how it is done? Dear students, all of this I have told you is actually derived from oxidation reduction reactions. इनको मजमूई तौर पर हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस, यानी सारा ये एनर्जी मॉलिक्यूल से एटीपी का बनना, फिर एटीपी से एनर्जी का आगे इस्तेमाल होना, असल में ये किस प्रोसेस में काम हो रहा होता है? ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के जरिए हो रहा होता है। अब आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री की रूह से कि जितने भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उनसे एनर्जी रिलीज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है बेसिकली वो मजमुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस का, या हम कह सकते हैं एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हाँ, कुछ और प्रोसेस भी है, जैसे आप फोटोसिंथेसिस को जानते हैं, वो बजाते खुद एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, या कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो वो अलग से अपने तौर पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया का रेफरेंस या हवाला देके हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी इतने सारे प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। आई हैव टोल्ड यू। सो एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस इज आल्सो डन अमंग सम रिएक्शन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, डियर स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन में इनका हाइड्रोजन रिमूव करके उससे भी एनर्जी ली जाती है और ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के जरिए होता है एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेसेस। द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन in order to release energy. So we can say energy from respiratory processes among some reactions is controlled, is done by the removal of hydrogen. और ये हाइड्रोजन का रिमूव होना स्टूडेंट्स, दिस इज डन बाय द डिहाइड्रोजिनेसेस एंजाइम्स। सो डियर स्टूडेंट, अगर ओवरऑल सेलुलर रेस्पिरेशन को समराइज किया जाए तो हम 4 बड़े स्टेप्स में से गुजरेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हमने 4 बड़े स्टेप्स के बारे में पढ़ना है।
इसको मजमूई तौर पर हम लोग कह रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर होने वाले वो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जिनसे एनर्जी रिलीज होगी स्टेप बाय स्टेप। इनको हम 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला काम है ग्लाइकोलाइसिस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का काम होगा ये सेल के साइटोप्लाज्म आई मीन साइटोसोल में होगा, और यहां कोई ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद असल वो स्टेप आना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है। एरोबिक हो या एनारोबिक हो डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस का होना जरूरी है। ग्लाइकोलाइसिस इसीलिए ये मैंने यहां पे जरा ब्लैक कलर में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पहला रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन का अलग से नजर आए। दिस इज कंप्लीटेड इन द साइटोसोल एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इज नॉट एसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। अब ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट निकलता है पायरोवेट मॉलिक्यूल। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, यानी प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, पायरोविक एसिड की फर्दर होती ऑक्सीडेशन। ये ब्लू कलर के अंदर मैंने रिएक्शन लिखा है। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ नहीं होता पायरोवेट, यानी जब ग्लाइकोलाइसिस होती है उससे 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल निकलते हैं। पहले स्टेप में उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी उससे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फर्दर उसके साथ को एंजाइम ए अटैच होता है और ये मॉलिक्यूल कहलाता है एसिटाइल को ए। सारे इस प्रोसेस को हम मजमूई तौर पर कहते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये जो एसिटाइल को ए बनता है, नाउ इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होता है अपनी ऑक्सीडेशन के बाद। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में आकर फर्दर 2 रिएक्शंस बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही मशहूर जमाना, बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव किस्म के प्रोसेस। एक काम होता है क्रेब्स साइकिल, या उसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलता है ऑक्सैलोएसीटेट से सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके पढ़ेंगे। और क्रेब्स साइकिल के बाद आखिरी काम होता है रेस्पिरेटरी चेन। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों रिएक्शन के अंदर इनके रिजल्ट के तौर पर डायरेक्ट एटीपी भी बनता है और NADH और FADH भी पैदा होते हैं। वो जो NADH और FADH पैदा होते हैं वो अपनी एनर्जी देते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दिस इज द समरी of aerobic respiration. So in coming lecture we will discuss all of the detail regarding this aerobic respiration. Thank you very much. Allah Hafiz.